ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? हमारे पास हमने देखा टोटल 4 तरीके के सेल रेफरेंसेस होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स एंड सर्कुलर। तो रिलेटिव में क्या होता है कि आपके पास ये A1 करके ये इस तरीके का जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है, वो A1 करके शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई भी फंक्शन अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक 2 नंबर को ऐड करता हूँ, इक्वल टू मैं किसी भी 2 सेल को ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस सेल एंड प्लस दिस सेल। ओके, ये G8 एंड G9 ये दोनों सेल को मैंने लिया इक्वल टू में G8 एंड G9। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लेता हूँ 10 एंड 15, तो यहाँ पे ये 25 हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर 1 सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये इक्वल टू G8 प्लस G9 हमें शो कर रहा है। दैट मीन्स कि जो हमने यहाँ पे कोई भी रेफरेंस जो है ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल क्या चूज करता है हमारे पास, रिलेटिव सेल रेफरेंस को। ओके, ओके, अब अगर हम कभी भी किसी भी फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक फॉर्मूला यूज किया है, फंक्शन यूज किया है, तो अगर उसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव। तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्मूला रिलेटिव पोजीशन में चेंज होता है कि रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंगली। ओके, और रिलेटिव रेफरेंस हमने देखा कोई भी डॉलर साइन नहीं होता है। अब इसका थोड़ा का लाइव सिनेरियो केस देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ये हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है और उनका रेट क्या है, पर क्वांटिटी क्या उसका रेट है। ओके, तो अगर हमें इसका टोटल निकालना है तो हमें टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी एंड रेट का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। दैट मीन्स कि क्वांटिटी हमारी C3 में है इनटू एंड हमारा रेट क्या है D3 में। तो अगर हम यहाँ पे C3 एंड D3 कर देते हैं तो हमारे पास इसका टोटल मिल गया कि 300 रुपीज का हमारा टोटल सेल हुआ है। ओके, अब इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, दैट मीन्स हम इसको ड्रैग करते हैं, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपका ये फॉर्मूला 60 इंटू 23 399 इंटू 10। ओके, इस तरीके से हमारा चेंजेस हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अगर हमें देख क्या हो रहा है, ओके, तो यहाँ पर अगर भी हम फॉर्मूला देखते हैं C3, इस टोटल में क्या हमारे पास फॉर्मूला यूज हुआ है, C3 इंटू D3। दैट मीन्स कि हमारे पास 30 इंटू 10 हुआ है। पर जैसे ही मैं C4 पे करता हूँ तो हमने फॉर्मूला सिर्फ इसमें दिया था, पर रिलेटिव रेफरेंस के कारण जैसे ही अपने फॉर्मूले को ड्रैग किया टोटल को, तो अकॉर्डिंगली उसने अपने पोजीशन को चेंज किया। यहाँ पे आप दो कलर देख रहे होंगे, C3 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर से, D3 को रेड कलर से। तो जैसे ही C3 क्या था कि हमने क्या किया, इसको ड्रैग किया डाउन की तरफ। तो डाउन में अगर ड्रैग किया है तो हमारे ब्लू भी डाउन पे आएगा, रेड भी एक डाउन पे जाएगा। तो C4 D4 हमारे अकॉर्डिंगली हमारे डाउन वाले पोजीशन को अब ये रेफरेंस में ले रहा है। इसी तरीके से C7 D7 में ये 40 इंटू 40 हो रहा है, C10 इंटू 10 में हमारे 30 इंटू 25 हो रहा है। ओके, तो ये हमारा बेनिफिट होता है जब हम किसी भी सेल रेफरेंस को लेते हैं और उस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं या फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कॉपी पेस्ट में। ओके, अब इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको 300 को डाउन की तरफ ड्रैग ना करके, ओके, इस डाउन की तरफ ड्रैग ना करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ आगे की तरफ, तो इसमें क्या होगा,
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम हमने क्या यूज किया था, रिलेटिव पोजीशन 30 × 10, तो अभी तक यहाँ पे सही है। पर D3 में क्या हुआ है, आपने देखा ब्लू एंड रेड रिलेटिवली एक एक, क्योंकि हमने राइट की तरफ किया है, तो ब्लू भी 1 पोजीशन राइट की तरफ मूव किया, रेड भी 1 पोजीशन राइट की तरफ मूव किया। इसी तरीके से E3 F3 में हर ब्लू एंड रेड आपको यहाँ बार बार दिखेगा कि अब ये रेफरेंस किसको ले रहा है, यहाँ पे F3 और E3 को ले रहा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ड्रैग कैसे करते हैं, फॉर्मूले को आप इम्प्लीमेंट करा रहे हैं तो ड्रैग कैसे करा रहे हैं। ओके, ओके, यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट की का भी यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया है कि मुझे अगर फॉर्मूला देखना है कि यहाँ पर मैंने कौन से फॉर्मूला, मतलब सेल रेफरेंस क्या यूज किया है, फॉर्मूला क्या यूज किया है, तो दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला टैब दिख रहा होगा। ओके, फॉर्मूला टैब पे जाएंगे तो फॉर्मूला ऑडिटिंग ये एक ग्रुप है पर्टिकुलर। वन सेकेंड। ओके, ये हमारे पास एक फॉर्मूला ऑडिटिंग करके ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर हमारे पास कहाँ पर है, सो फॉर्मूला। ये ऑप्शन हम अगर सेलेक्ट करते हैं सो फॉर्मूला को, तो हमारे पास जहां जहां भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ होगा, जहां पे हमारे पास कैलकुलेशंस हुए होंगे, वो एक्चुअल हमें कैलकुलेशन वहां पे दिखेगी, रेदर देन आउटपुट नंबर। ओके, और अगर इसको हाइड करना है तो आप इसको सो फॉर्मूला को इस तरीके से अगेन क्लिक करके कर सकते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि आपको कुछ नहीं पता है कि शॉर्टकट की क्या है, तो लेकिन आपको ये इतना पता है कि पर्टिकुलर जो कमांड मैं यूज करना चाहता हूँ वो किस जगह पे अवेलेबल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल्ट टाइप किया। ऑल्ट पे टाइप करने के बाद हमें पता है कि फॉर्मूला के अंदर जाना है, तो फॉर्मूला में जाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एम। तो मैंने एम टाइप किया। एम टाइप करने के बाद मुझे कहाँ पे देखना है, सो फॉर्मूला। तो सो फॉर्मूला के लिए क्या शो कर रहा है, एच। तो जैसे ही मैं एच टाइप किया तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा फॉर्मूला शो कर रहा है। इसी तरीके से हाइड करने के लिए भी सेम पोजीशन है, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट एम एच। ओके, तो ये हाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, एक्सेल में ये फीचर है कि फॉर एग्जांपल मैं होम टैब के ऊपर आता हूँ अभी, मुझे एक तो ये ऑल्ट से शॉर्टकट की बनाना, ये हम लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर कोई एक प्री डिफाइंड शॉर्टकट की ऑलरेडी अवेलेबल है, ओके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोल्ड करना हो, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं बोल्ड करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल+B। ओके, तो जैसे भी उस कमांड के ऊपर जाएंगे माउस को लेकर के, तो वो खुद भी ब्रैकेट में वो लिख के देगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, बोल्ड और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंट्रोल+B, और साथ में ये भी लिख के आएगा कि ये पर्टिकुलर कमांड वर्क क्या, मतलब क्या फंक्शन, क्या इसका आउटपुट मिलेगा, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। ओके, तो अगर किसी भी कमांड का हमारे पास शॉर्टकट की ऑलरेडी प्री डिफाइंड शॉर्टकट की है, तो वो एक्सेल के अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा। ओके, इसी तरीके से अगर अंडरलाइन के लिए देखेंगे तो ये अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U लिख के आ रहा है। पर अगर जिस चीज का हमारे पास शॉर्टकट की नहीं है तो उसमें ये लिख के नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे करके लिखता हूँ, तो मर्ज एंड सेंटर के बाद ऐसा कोई भी ब्रैकेट में लिख करके कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलर कोई की, शॉर्टकट की। तो जो प्री डिफाइंड शॉर्टकट की होंगे वो आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं। ओके, लाइक दिस। और दूसरा है, एक तो ये हो गया प्री डिफाइंड शॉर्टकट की, दूसरा है आप हमेशा ऑल्ट हमारे पास हर चीज के लिए वर्क करेगा। जो भी हमें ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं सारी चीजों पे ऑल्ट के साथ हम लोग, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये कप केक को बोल्ड करना है, तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है, कंट्रोल+B, तो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, मैं क्या करूंगा, ऑल्ट H पे जाऊंगा, उसके बाद 1 टाइप करूंगा, तो ऑल्ट H1, इससे भी हमारे पास बोल्ड हो रहा है। ओके, क्योंकि ऑल्ट से हम गए तो उसके बाद एच पे होम पे आ गए, होम पे आने के बाद यहाँ पे, होम पे आने के बाद यहाँ पर आपको 1 लिख करके आ रहा है बी के नीचे, दैट मीन्स कि इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या बना सकते हैं, ऑल्ट H1। ओके, तो अगर हमें फॉर्मूला शो करना था तो हमने क्या देखा था, कंट्रोल,
सॉरी, ऑल्ट एम एच, ओके, ऑल्ट से हम जाएंगे एम फॉर्मूला पे जाने के लिए एम, एंड एच के लिए सो फॉर्मूला। दूसरा, अगर हम इस पे माउस को लेके जाते हैं सो फॉर्मूला के पास, तो वहां पे आपको देखेंगे कि ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस, यहाँ पे अगर आप इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोटेशन, ओके, तो से ये कहाँ पर अवेलेबल है, आप टैब और वन के बीच में देखेंगे। आप अपने कीबोर्ड पे देखिए, टैब के ऊपर और वन के लेफ्ट में, ओके, तो वहां पर आपके पास दो सिंबल बने, एक टिल्डे का सिंबल बना हुआ है और नीचे उसके पास सिंगल कोटेशन। तो सिंगल कोटेशन नहीं है ये, इसको कुछ और बोलते हैं सिंबल। ओके, तो यहाँ पर आपको ये कीबोर्ड में मिल जाएगा, तो ये कंट्रोल प्लस, इससे आप सो फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। हाइड करने के लिए भी सेम कंट्रोल प्लस, दिस पर्टिकुलर टिल्डे अभी के हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा क्या, रिलेटिव सेल डिफरेंस, तो C5D5 हमने ड्रैग करके देखा। इसी तरीके से अगर सेकेंड टॉपिक हमारे पास क्या है, एब्सोलूट सेल डिफरेंस। एब्सोलूट सेल डिफरेंस कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने रेफरेंस ले लिया है वो चेंज नहीं होगा। रिलेटिव में क्या था, द रेफरेंस दैट चेंजेस व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपीड टू अनदर सेल, ये चेंज हो रहा है, ओके। लेकिन जब भी हम एब्सोलूट पे जाएंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं रहेगा, नो मैटर वेयर द फॉर्मूला इज कॉपीड और मूव्ड। एब्सोलूट सेल डिफरेंस में हमारा जो सेल डिफरेंस रहेगा वो चेंज नहीं होगा। और इसको हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं, डॉलर साइन लगा रहेगा बिफोर द कॉलम लेटर एंड द रो नंबर, ये इस तरीके का $8, $1, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोलूट सेल डिफरेंस, ओके। The dollar sign in log the reference to cell A1, meaning that whether you can copy the formula, it will always refer to cell A1 specifically. Okay. अब इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। तो ये हमारे पास, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हाँ ओके, यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ओके, अब उनका हमें परसेंटेज निकालना है। तो और मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास क्या है, 100। तो अगर हमें परसेंटेज को निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला देंगे, इक्वल टू हमारा जो इनपुट रहता है C4, दैट मीन्स हमारा टोटल मीन्स मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स, ओके। ये करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें नंबर मिल जाएगा, ओके। वन मोर थिंग, आई थिंक पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं क्यों देखने के लिए बोल रहा हूँ, ओके, क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करेंगे, हमारे मैंने यहाँ पे नंबर में ऑलरेडी परसेंटेज है, तो इसको मैंने सेलेक्ट करके रखा है परसेंटेज, ओके। ये इस सेल के ऊपर भी जाता हूँ तो मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख करके आ रहा है। ये आगे हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। और अगर मैं इस सेल के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे जनरल लिख के आ रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, अभी यहाँ पे आप देखिएगा। अगर मैं सेम टास्क यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा 78 डिवाइडेड बाई, ओके, मैक्सिमम मार्क दैट इज 100। अगर मैं C4 डिवाइडेड बाई C2 करता हूं तो यहां पर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0.78। पर अगर सेम चीज को मैं यहां पे करूंगा, इक्वल टू C4 डिवाइडेड बाई C2, ओके, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 78%। तो अब इन दोनों में अंतर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल की प्रॉपर्टी को चेंज करके रखा है। यहाँ पे मैंने बोल के रखा है कि ये जनरल है, ओके। ये नंबर में हम देख रहे हैं ये जनरल है, जो भी नंबर आएगा वो जनरली ट्रीट होगा। पर इसको मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि इस सेल के अंदर जो हमारी वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें पहले से पता है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए है, तो मैंने इतने रेंज को ऑलरेडी परसेंटेज में यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके रखा है कि यहाँ पे मेरे नंबर जो होगा वो परसेंटेज में होगा। इसलिए इसका बेनिफिट क्या हुआ,
इसका बेनिफिट ये हुआ कि आपको यहाँ पे एक एडिशनल फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं पड़ी, एडिशनल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 0.78। तो ये क्या मिल रहा है, हमें एक नंबर मिल रहा है, पर अभी ये परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू देन सेम नंबर इंटू 100। तो हमें ये 78 अभी परसेंटेज मिला। अब इसके बाद ये परसेंटेज लिख के तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज साइन मिल करके नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जनरल है। तो इसी तरीके से आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या नंबर है, जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूँ परसेंटेज से करेंसी में, जैसे ही मैं करेंसी में चेंज करता हूँ तो यहाँ पे रुपीज का सिंबल एंड 0.78 लिख के आ गया। ओके, लेट्स टेक हेयर, अगर मैं सेम इसी नंबर को ही जनरल से मैं यहाँ पे चेंज करके इसको करेंसी लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या करेंसी आ जा रही है। अगेन हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं जनरल में। जनरल क्या है, कोई स्पेसिफिक हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं डाली है। ओके, तो यहाँ पे तो हमने ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा फॉर्मूला क्या यूज हुआ है, C4 / C2, दैट मीन्स की मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स, तो हमारा परसेंटेज मिल गया। अगर मैं अब इस फॉर्मूले को अगर मैं ड्रैग करता हूँ, ओके, जैसा कि हमने पहले देखा था, तो यहाँ पे क्या हमें जो परसेंटेज मिल रहा है ये करेक्ट परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल 65 को अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो वो 83.33% मिलेगा कि 65% मिलेगा। आई वॉन्ट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी वन। 65। ओके ओके, तो इसको हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि और दूसरा एक चीज आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे, और सब जगह पे तो एटलीस्ट कोई ना कोई तो वैल्यू मिल रही है हमें। ओके, 83, 108%, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी 113% मिल रहा है। पर एक सेल हमारे पास है जिसमें लिख के आ रहा है वैल्यू एक्सक्लेमेशन मार्क एंड हैशटैग करके है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके की वैल्यू अगर आपको लिख के आ रहा है किसी भी सेल के अंदर, दैट मीन्स वहां पे क्या है, कुछ एरर शो कर रहा है। तो एक्सेल एरर दो तीन अभी हम लोग यहाँ पे एरर आगे की क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से एरर होते हैं और एक्सेल उनको किस किस तरीके से शो करता है। जैसे यहाँ पे वैल्यू, हमें यहाँ पे एक एरर मिला है, इसी तरीके से एक एरर होता है रेफरेंस करके होता है। तो ये जैसे जैसे क्लास होता जाएगा, जैसे जैसे हमें एरर ऐसे कहीं दिखेगा तो उसके बारे में बात करते जाएंगे। तो ये वैल्यू एरर क्या होता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओके, तो कैलकुलेशन आप किस पे कर सकते हैं, एक नंबर के ऊपर, करेक्ट। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने कैलकुलेट अगर मुझे करना है 100 / 50, तो ये कैलकुलेट होगा, ये एक अरिथमेटिक फंक्शन है। पर अगर मैं 100 / A लिखता हूं, तो क्या इसको एक्सेल या फिर कोई भी कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट कर सकता है? नहीं। ओके, नहीं कर सकता, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस चीज का भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर जिसके मीडियम में कर रहे हैं, वो दोनों वैल्यू या फिर जितने भी वैल्यू है हमारे पास, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, नंबर होने चाहिए। नंबर, टेक्स्ट, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, ये सबको कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये शो कर रहा है कि आपके पास एक तो नंबर हो सकता है या फिर एक हमारे पास नंबर नहीं है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं या फिर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक सेल में जो रेफरेंस है वो नंबर नहीं है, टेक्स्ट हो सकता है या फिर कोई अदर फॉर्मेट हो सकता है। और अगर उसके बारे में थोड़ी और नॉलेज मतलब अगर देखेंगे, यहाँ पे एक वार्निंग सिंबल आपको शो कर रहा होगा, इसके ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे लिख के भी आएगा, अ वैल्यू यूज्ड इन द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप। ओके, तो ये बता रहा है कि आपका डेटा टाइप है। डेटा टाइप हमारे पास टोटल कितने हैं एक्सेल के अंदर, ये भी आगे हम लोग देखेंगे, 4-5 जो अलग अलग डेटा टाइप्स है उसके बारे में देखेंगे। तो अभी इतना आप समझिए कि नंबर एक डेटा टाइप है, और इस तरीके से टेक्स्ट आपके पास एक डेटा टाइप होता है। तो नंबर और टेक्स्ट दोनों अलग अलग डेटा टाइप्स है, तो उनका हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप यहाँ एरर इन वैल्यू, हेल्प, ये सारी चीजें हैं, इग्नोर अगर आप एरर करना चाहते हैं, तो अगर मैं इग्नोर कर दूंगा तो ये यहाँ पे अभी यहाँ पे जो वार्निंग सिग्नल आ रही थी वो चली गई।
ओके, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने ड्रैग किया फॉर्मूले के पास, तो हमारा फॉर्मूला क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, C4 डिवाइडेड बाई C2, 78 डिवाइडेड बाई 100, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन C5 डिवाइडेड बाई C3 आ रहा है। C5 ये तो हमारा करेक्ट है 84, हम इसी नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं, पर जिससे डिवाइड करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे हमने किस सेल रेफरेंस किया, हमारे पास रिलेटिव, वो पोजीशन जैसे आप रेफरेंस चेंज होगा, जैसे ही आप उसको मूव करेंगे किसी और जगह पेस्ट करेंगे, तो रिलेटिवली उसका पोजीशन चेंज होता जाएगा। तो ये 100 की जगह मूव करके, क्योंकि हमने एक डाउन साइड आए हम लोग, ओके, हमने क्या किया, एक पोजीशन डाउन आए, तो यहाँ से 100 से भी ये एक पोजीशन डाउन चला गया। ओके, तो ये रिलेटिव पोजीशन में। और यहाँ पे C4 एंड C2 में क्या था, हम यहाँ पे क्या किया, एक पोजीशन यहाँ पे C4 था, तो वो C5 हो गया। दैट मीन्स कि ये तो करेक्ट है, हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि 78 84 इसी तरह। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमें किस चीज को मूव करते रहना चाहिए कि वो उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे C4 C5 C6, C6 हमारे पास क्या है 65, दैट मीन C7 यहाँ पे शो कर रहा है 91, C8 क्या कर रहा है 74, दैट मीन्स कि ये रिक्वायरमेंट हमारी सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, C7, हमें डिवाइड किससे करना था, ये 100 से C2 से, लेकिन डिवाइड किससे हो रहा है 91 से, यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है 74 से। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो C2 3 4 5 ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज ना हो, वो हर केस में क्या हो, C2 ही रहे। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये C3 ना बन करके C2 ही बना रहे, यहाँ पे C7 ना बन करके C2 ही रहे। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे जो भी फॉर्मूला यूज किया है, ओके, C4 डिवाइडेड बाई C2, तो यहाँ पे इसको एडिट करने के लिए, मीन्स एब्सोल्यूट बनाने के लिए, किसी भी फॉर्मूला को हमें एब्सोल्यूट बनाना है, रिलेटिव बनाना है, मिक्स बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, F4 की, फंक्शन 4 F4 की होती है, कीबोर्ड में सबसे ऊपर होगी, तो उसको हम लोग वन टाइम प्रेस करेंगे। तो जैसे ही वन टाइम प्रेस करेंगे, जैसे ही हम लोग वन टाइम प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे C2 चेंज होकर क्या बन गया है, $C$2। ओके, हमारे पास इस तरीके से था, C2 लिख के था। जैसे ही मैंने F4 को एक बार प्रेस किया, तो प्रेस करते हुए क्या हो गया, ये बन गया $C$2। $C$2 कहने का मतलब क्या हुआ है, C लॉक हो गया, मीन्स अब कॉलम नंबर C चेंज नहीं होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे कॉलम नंबर 2 भी नहीं चेंज होगा। दैट मीन्स कि C2 अब यहाँ पे फिक्स हो गया है। अगर आप फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा, आप नोटिस करेंगे C4 चेंज होकर के C5 बन गया, C6 बन गया, C7 बन गया, पर $C$2 हर केस में सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। गॉट इट। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं कि अगर हमें रिक्वायरमेंट ऐसे है कि वो पर्टिकुलर एक सेल हमारा फिक्स रहे, वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास परसेंटेज क्या आ रहा है, 78 का 78%, 84 का 84%, लाइक दिस। अब यहाँ पे सारे रिकॉर्ड हमारे क्या मिल रहे हैं, करेक्ट मिल रहे हैं। ओके, और अर्लियर केस में हमारे पास क्या मिल रहा था, पहले हमें क्या मिल रहा था, $78 डिवाइडेड बाई 100। ओके, जब इसको हम कर रहे थे और ड्रैग कर रहे थे, तो हमारे पास इस तरीके की वैल्यू मिल रही थी। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया था, उनमें एक में हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को यूज किया है और दूसरे में सिर्फ रिलेटिव यूज किया था। रिलेटिव था इसलिए C2 चेंज होकर के C3 बन गया, C3 चेंज होकर के C4 बन गया, पर क्योंकि यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दिया था, तो $C$2 हर केस में वही रहा, वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ। ओके, तो
तो अभी हम लोग इसको यूज टू यूज केसेस में हम लोग देखेंगे कि कैसे एज पर आवर रिक्वायरमेंट कहाँ पे हमें एब्सोल्यूट लेना है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट $C $2 को लिया, तो इसी तरीके से क्या हम $C4 को भी तो एब्सोल्यूट बना सकते थे। पर ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट किसको बना के रखना चाहिए, किसको बना के रखना है, किसको रिलेटिव बना के रखे रहना है, या फिर अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स सेल रेफरेंस। तो किस केस में हमें सिर्फ मिक्स बना के रखना है। ओके। ओके, नाउ द थर्ड हमारे पास क्या है, मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है, आइदर एन एब्सोल्यूट कॉलम एंड अ रिलेटिव रो। दैट मीन्स कि हमारे पास कॉलम क्या है, एब्सोल्यूट है, और रो हमारे पास क्या है, रिलेटिव, या फिर एब्सोल्यूट रो है और रिलेटिव कॉलम है। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक पार्ट को फिक्स रखते हैं, या तो कॉलम को फिक्स करके रखेंगे, रो को फ्री रखेंगे, या फिर रो को फिक्स करके रखेंगे एंड कॉलम को फ्री कर देंगे। तो ये दोनों एग्जांपल है, $1 और $A1। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है अलग अलग। $1 का मतलब है कि जिस नंबर के, जिस पर्टिकुलर कंटेंट के आगे डॉलर साइन लग के आगे जाएगा। तो इस केस में हमारे पास डॉलर साइन किसके आगे लगा हुआ है, मिस्टर प्रशांत? ओके, $1, दैट मीन्स कि यहाँ पे डॉलर साइन किसके आगे लगा हुआ है, वन के आगे। वन क्या है, हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें यहाँ ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो कॉलम है वो फ्री है। दैट मीन्स कॉलम क्या है, कॉलम ही एज एब्सोल्यूट बट द रो नंबर वन इज रिलेटिव। नहीं, ये गलत है। ओके, तो इसको मैं अभी चेंज कर दूंगा। तो जिस चीज के भी आगे लगा है, ये इसका जस्ट अपोजिट, द रो वन इज एब्सोल्यूट। ओके, यहाँ पे रो वन क्या है, एब्सोल्यूट है, और कॉलम लेटर ए इज रिलेटिव। यहाँ पे कॉलम क्या है, रिलेटिव है। इसी तरीके से $A1 हो गया, तो $A1 का मतलब क्या हो गया कि कॉलम हमारा क्या है, एब्सोल्यूट है, फिक्स है, पर जो रो नंबर वन है इसके आगे डॉलर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिलेटिव है। ओके, अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा ये टॉपिक। ओके, तो ये हमारे पास एक सिनेरियो है। मुझे प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये 10 20 30 40 50 एक तरफ नंबर लिखे हैं रो में, और कॉलम में नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि रो इनटू कॉलम हो, जिस बॉक्स के अंदर जाए रो इनटू कॉलम। अगर मैं इस बॉक्स में हूं, तो ये अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन नंबर को। ओके, तो यहाँ पे हम हमारे पास क्या आएगा, 10 पे हमारे पास रो नंबर एंड कॉलम नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है हमें। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस नंबर पे आएंगे तो हमारे पास क्या है, 40 हमारे पास रो नंबर है एंड 3 हमारा कॉलम नंबर है। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होना चाहिए, 40 × 3। इसी तरीके से 50 यहाँ पे रो नंबर एंड 5 हमारा कॉलम नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ये है। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे करेंगे। ओके, तो अगर मैं सबसे पहले जैसे नॉर्मली हम लोग लेते हैं उसी तरीके से करते हैं, इक्वल टू, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रो इनटू कॉलम 10 मल्टीप्लाई बाई कॉलम नंबर B11 × C10। इसको एंटर किया तो हमारा पास मल्टीप्लीकेशन आया, क्या हो गया, 10 × 1 10 आ गया। करेक्ट। अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रैक करता हूँ डाउन साइड, तो क्या हमारा कैलकुलेशन सही है यहाँ पर? निको जी, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा होगा? आप लोग को मेरी आवाज तो आ रही है ना?
नहीं आ रही है। सर आ रही है। ओके, तो अभी आप ये बताओ कि यहाँ पे तो हमारा सब कुछ ठीक था, 10 × 1 10 आ गया, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा होगा? ट्राई करो, मतलब ऐसा कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही बताना है। बस मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करो, एटलीस्ट थोड़ा सा आपको। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे सुनने में, मतलब ये ऐसा लगेगा कि आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, सुनते जा रहे हो, पर जब तक आप उसमें एंगेज नहीं होगे, तब तक ये आप थोड़े टाइम के बाद ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक आप आधे घंटे के बाद, अभी ये क्लास खत्म होने के बाद आधे घंटे बाद भी देखेंगे ना, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये एब्सोल्यूट कहाँ पे रखना है, कहाँ पे डॉलर लगाना है, कहाँ पे से डॉलर हटाना है, ये बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब एक आप एस्टिमेट लगाइए कि यहाँ पे किस पर्टिकुलर चीज के कारण यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे पास गलत आ रहा है। प्रशांत, इशिता, निको, एनीवन, कोई तो ट्राई करो। सर आप एक बारी फॉर्मूला वाला खोलिए, फिर मैं बताती हूँ। मतलब वो नहीं ऐसे वो तो मैं नंबर नहीं, जो फॉर्म वो हाँ मतलब उसमें ना फिक्स नहीं किया है सेल को, तो वो नीचे नीचे वाली सेल ले रहा है। मतलब वो C10 C11 C12 ऐसे ले रहा है शायद। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं फॉर्मूला को ओपन करके दिखा दूंगा तो इस क्वेश्चन का कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएगा। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा गेस हाँ लगाओ कि फॉर हाँ, एग्जांपल हमने, समझे। अगर हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट वाले में जब किया था, तो यहाँ पे हमारे हम्म। पास क्या हो रहा था कि क्या चीज चेंज हो रहा था और क्या चीज नहीं चेंज हो रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप केस लगाओ कि अगर मैंने इसको इस तरीके से ट्रैक किया, ओके, यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगा के रखा है अभी, B11 × C10, ओके, करेक्ट। B11 हमारा क्या है, 10, एंड C10 मतलब ये रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, एंड 10 को ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो B11 कैसे ड्रैग होगा? क्योंकि अगर आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा ना कि हाँ, अगर मैं ड्रैग करूंगा लेफ्ट या राइट, कैसे भी ड्रैग करूंगा, तो मूवमेंट क्या होगा, जो सेल रेफरेंस है उसका मूवमेंट किस तरीके से होगा, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। इसलिए थोड़ी सी पूछ रहा हूं मैं, नीचे क्योंकि ड्रैग उस करेंगे तो नीचे वाले मतलब B12 लेगा, फिर B13 लेगा। हाँ करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट C10? हाँ वही, मतलब वो C10 का C11 लेगा, फिर 12 लेगा। वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा मूवमेंट कैसा हो रहा है, B12 मीन्स वो करेक्ट है, पर C11 हमारे पास क्या हो रहा है, एक डाउन हो जा रहा है, ओके। तो हमारा रिलेटिव पोजीशन यहाँ पे मूव कर रहा है, करेक्ट। तो हमें अभी यहाँ पे क्या मतलब सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब कौन सा कंपोनेंट हमारा एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है और कौन से कंपोनेंट हमारा गलत बिहेव कर रहा है? बी वाला सही चल रहा है। C10 पे डॉलर लगाना होगा। C10 पे डॉलर लगाना होगा, ओके। हाँ। तो इसको हम लोग क्या करें, एब्सोल्यूट बना देते हैं, ओके। लेट्स टेक, यहाँ पे एब्सोल्यूट हमने बनाया, और इसके बाद इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, B11 C10, बी, ओके, B12 C10। तो यहाँ पे हमें जो रिक्वायरमेंट थी वही हो रही है, करेक्ट। तो अगर अभी हम फॉर्मूले को देखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा, 10 × 1 10, 20 × 1 20, 30 × 30 40 × 40 50 × 50, ओके। ये तो हमारे पास एक पार्ट हो गया, पर अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन इसमें भी करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे एक और, ओके, ड्रैग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो क्या आ रहा है, सेम ही कॉपी पेस्ट हो गया।
ओके, सेम कॉपी पेस्ट एक्चुअली नहीं हुआ है। नंबर को अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। ओके, मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 लेता हूँ। अब सेम नहीं रहा। वो एक्चुअली यहाँ पे 1 था ना, तो वो 1 को ही कैलकुलेट कर रहा था। किसी भी नंबर का 1 हमेशा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20 की जगह 40 आ गया, 40 की जगह अभी यहाँ पे कैलकुलेशन तो ठीक है ना, 10 × 2 20, 20 × 2 40। यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही हाँ। हम इसको ड्रैग कर रहे हैं अपने लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही। 10 × 3 क्या होना चाहिए, 30 आना चाहिए, करेक्ट। पर वो 30 ना मिल करके हमें क्या मिल रहा है, 40। 20 × 3 क्या मिल रहा है, 80। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ कहाँ हो रही होगी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को वो देखते हैं। ओके, हाँ, तो उधर एब्सोल्यूट कर दिए थे, सेम कॉपी पेस्ट हो गया। हाँ, एब्सोल्यूट कर दिया तो ये सेम पेस्ट हो गया, पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, ये 2 चेंज होकर के इसमें आकर के 3 बन जाए, करेक्ट। हम्म। सही है ना। तो मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो किस कंपोनेंट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको थोड़ा 2 पार्ट में डिवाइड करके रखना। ओके, जो ये B11 वाली सीरीज है ये फर्स्ट कंपोनेंट है। ओके, एंड C10 वाला सेकंड कंपोनेंट है, क्योंकि हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया, B11 बी वाली सीरीज, और दूसरा नंबर क्या हो गया, C10 वाली। तो यहाँ पर अभी हमें जब भी हम मूव कर रहे हैं तो ये C10 हमारा कांस्टेंट हो गया है। तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे C10 को हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट नहीं रखना है, करेक्ट। यस। इतना तो पता चल गया कि जो हमने यहाँ पे C10 एब्सोल्यूट बना के रखा था ये गलत है। तो इसको सही कैसे करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी ये नंबर है 2, यहाँ पर ये हर बार 2 से ही मल्टीप्लाई होके आए, लेकिन जब भी हम ड्रैग करें तो ये मूव ना करे। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, आप एक चीज और नोटिस करिए। अगर मैं इसको फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा डाउन की साइड, ओके, पहले इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट करते हैं। अभी इसी में समझते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी डिलीट करते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा तो कौन सा कंपोनेंट, ओके, अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो अब यहाँ पे नोटिस करना सिर्फ इस जगह पे सेकंड कंपोनेंट में क्या चीज चेंज हो रहा है और क्या चीज बदल रहा है। मतलब क्या नहीं बदल रहा है और कौन सा कंपोनेंट बदल गया उसमें, सेकंड पार्ट में। सब दोनों ही बदल गया। नहीं, मैं सेकंड पार्ट के अंदर C10 वाली सीरीज में बोल रहा हूँ। C10 में भी एक कॉलम नंबर है और एक रो नंबर है। तो ओके। कॉलम आप हाँ। देखोगे कि C हम हर बार सेम है। हाले ही यहाँ पे हमने रिलेटिव भी रखा है, फिर भी ये रिलेटिव होने के बावजूद भी जब भी हमने इसको डाउन साइड इसको क्या किया, ड्रैग किया, तो वो कॉलम नंबर तो सी अभी भी सी ही है हर केस में। चेंज क्या हो रहा है, हमारा रो नंबर 10 की जगह 11 हो गया, 11 से 12 हो गया, 13 14। दैट मीन्स हमारे पास क्या दिक्कत हो रही है, अगर मैं यहाँ पे C10 को, अगर मैं सिर्फ ये पर्टिकुलर 10 को अगर मैं लॉक करूं, $C $10 ना करके सिर्फ 10 को मैं लॉक करूं, तो क्या इससे हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। बन क्योंकि जाएगा। सी तो ऑलरेडी हमारे पास सेम आ रहा है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ रो नंबर 10 की जगह 11 चेंज हुआ, 11 से 12 चेंज हुआ, सी तो चेंज नहीं हो रहा है। तो हम उसको अभी फ्री रखते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, C10 को यहाँ पे, तो अगर आप F4 क्लिक करोगे, फर्स्ट टाइम F4 क्लिक करोगे तो $C $10 आ जाएगा। सेकेंड टाइप क्लिक करोगे तो C एंड $10 आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास यह क्या हो गया, कॉलम फ्री है पर रो लॉक हो गया, करेक्ट। अब इसको हम लोग ड्रैग करते हैं फॉर्मूले को। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, C $10 सब में, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ पे हमने कैसे किया। यस सर।
ओके, तो अब इसके थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को देखते हैं, क्या हमारा कैलकुलेशन अभी भी वैलिड है, सही है। 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 2 60, तो कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहाँ पर अगर इसको हम ड्रैग करेंगे इस तरफ, तो क्या हमारा प्रोडक्ट अभी भी सही आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? अब देखते हैं कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। 10 इंटू 3 होना चाहिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि गड़बड़ अभी कहाँ पे हो रही है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। तो हमने अभी यहाँ पे क्या फिक्स किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब हम यहाँ पे फॉर्मूला, हमें मल्टीप्लिकेशन किससे करना है? 10 इंटू 3। तो 3 तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे ले जाते हैं तो ये 2 को कर रहा है, यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो 3 से कर रहा है। दैट मीन्स D3, ये हमारा पार्ट एकदम बिल्कुल सही है। पर अब गड़बड़ किस में हो रही है? फर्स्ट पार्ट में। हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए था? B13 आना चाहिए था। पर क्या आ रहा है हमारे पास? यहाँ पे C13 आ रहा है। तो अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे कि हमारा ये चेंज ना हो। ओके, सही है ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, यस सर। आपको तो ये तो क्लियर हो गया ना कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या था? ये 30 पे रहे, ये ब्लू वाला जो पॉइंटर है ये 30 पे रहे और रेड वाला 2 पे रहे। यहाँ पे क्या हो, अभी भी यहाँ पे जब C13 पे जाऊंगा तो ये ब्लू कलर हमारा क्या 30 पे रहना चाहिए और ये 3। तो ये पार्ट तो हमारा सही है, मतलब D10 हमारा बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। पर C13 नहीं होना चाहिए था। C13 की जगह पे क्या आना चाहिए था? B13। करेक्ट। तो इसका मतलब कि हमारे पास गड़बड़ क्या हो रहा है? B13 आना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे जो हमने B11S, ओके, जब भी हम इसको, ओके, तो इस तरफ तो हम क्या वो कर रहे हैं, एक रो को राइट साइड ले जा रहे हैं। करेक्ट। यहाँ को क्लियर समझ में आ रहा है? B11 हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। अगर जैसे ही मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो इस वाले में क्या हो जाएगा, ये ब्लू शिफ्ट हो गया इस साइड। हमें बस यही करना है कि ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये शिफ्ट ना हो, ये अभी भी 10 पे ही रहे जब भी हम इसको मूव करें। तो इसको करने के लिए, और ब्लू वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? B11 को। तो यहाँ पर हमें क्या चेंज होने देना है? 11, 12, 13, 14, 15 ये चेंज होने देना है। पर क्या नहीं चेंज होने देना है? कॉलम बी को, क्योंकि हमारा इनपुट कहाँ पे है? इसी कॉलम में है। तो हम इस बार क्या करेंगे, यहाँ B11 में $B11 लगाएंगे। ओके, तो F4, F4, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? $B11। ओके, ये क्लियर है? $B11, $B12, $B13, 14, 15 हमारा यही होना चाहिए था। नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप मेरे को पूछो। नहीं आया, मुझे तो आया। व्हाट अबाउट निकू एंड प्रशांत? और कौन है? बस ओके। ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूँ फिर, अगर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कि आप लोग को भी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या किए? ओके, तो डॉलर भी, क्योंकि ओके, पहले हम इसको इसको रिलेटिव रहने देते हैं। अगर रिलेटिव रहने देते, तो यहाँ पे आप एक चीज मेरे को बताओ, क्या चीज चेंज हो रहा है और क्या चीज कांस्टेंट है? यहाँ पर B11 है, B12 है, B13, B14, B15। तो हमें किसको चेंज होने देना है? 11, 12 होना चाहिए, 13 बदलना चाहिए, तभी तो ये 20 से 30 पे आएगा। तो किस चीज को नहीं चेंज होने देना है? बी को। दैट मीन्स कि कॉलम को नहीं बदलने देना है, क्योंकि ये बी कॉलम ये है। तो हम क्या करेंगे, बी को लॉक करेंगे। तो बी को लॉक करने के लिए $B11 हम इसको यूज करेंगे, और यहाँ पे ड्रैग ड्रैग करते हैं इसको। तो हमारा क्या होगा? $B11, $B12,
और यहाँ पे इसको भी हम लोग ये क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन को देखते हैं। तो 10 इंटू टू क्या है 20, 22, 40, तो यहाँ पे कोई सब कुछ ठीक है। अब इसको हम लोग एक साइड में लिखते हैं। तो क्या हमारी कैलकुलेशन अभी अब सही आ रही है? 30 इंटू थ्री कितना होना चाहिए 90। दैट मीन्स हमारा कैलकुलेशन क्या है, करेक्ट है। 20 इंटू यस थ्री सर। कितना होना चाहिए 60 है। तो अब इसको हम लोग अगर पूरे में भी ड्रैग करेंगे तो अब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल एकदम परफेक्ट मिल रहा होगा। जैसे कि 50 इंटू सिक्स, 50 इंटू 6 कितना होता है 300। ओके, इसी तरीके से 40 इंटू फोर क्या हो गया 160। तो दैट मीन्स अब हमारा जो भी हमने यहाँ पे रेफरेंसेस यूज किए हैं, जो भी हमने यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम लगाई है रो के ऊपर या फिर कॉलम के ऊपर, अब वो परफेक्ट वर्क कर रही है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या यूज हो के आया है, $b $11, यहाँ पे आप देखेंगे $b हर जगह सेम ही है, ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं। हमारा क्या चेंज होने देना चाहिए था पहले में 11 12 13 14 15, तो इसको हम लोग क्या रखिए फ्री रखिए और कॉलम को लॉक करके रखें। दूसरे कंपोनेंट में हमें रो नंबर को फ्री रखना था, क्योंकि वो 2 से 3, 3 से 4 ये क्या हो रहा है कॉलम शिफ्ट कर रहे हैं। और पर हमारा जो रो नंबर है ये नहीं चेंज हो रहा है, ये किस रो में आ रहा है 10 में ही आ रहा है। तो ये चेंज नहीं होने देना है, तो इसलिए हम इसको लॉक करके दिए यहाँ पे। और यहाँ पर हमारा किस रो कॉलम में आ रहा है बी कॉलम में, तो हमने यहाँ पे क्या किया कॉलम को लॉक करके रखा। ये समझ में आया कि किस केस में हमें कॉलम को लॉक करना है और किस केस में हमें रो को लॉक करके रखना है। यस सर। ओके, अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ एक सर्कुलर रेफरेंस है। ओके, तो हमने यहाँ पे मिक्स सेल रेफरेंस को देखा। इसके बाद हमारे पास है इटरेटिव या सर्कुलर सेल रेफरेंस। ये क्या होता है, अ सर्कुलर सेल रेफरेंस इन एक्सेल ऑकर व्हेन ए फॉर्मूला रिफर बैक टू इट्स ओन सेल, मींस आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहने का मतलब ये है कि मैं सेल रेफरेंस कोई भी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, और कैलकुलेशन करते टाइम मैं उसी को बोल रहा हूँ कि तुम अपने आप को ही रेफरेंस में लो। ओके, तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल में देखेंगे। दिस इज जनरली कंसीडर्ड एज एन एरर बिकॉज इट क्रिएट्स अ एंडलेस लूप इन द कैलकुलेशन प्रोसेस प्रिवेंटिंग एक्सेल फ्रॉम प्रोड्यूसिंग अ मीनिंगफुल रिजल्ट, बट वी कैन इनेबल द इटरेटिव कैलकुलेशन बाय गोइंग द, ये एक बात है। तो इसमें क्या होता है कि ओके, ये हम लोग क्या करेंगे फाइल पे जाएंगे, फाइल के जाने के बाद ऑप्शंस में यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन करेंगे, तो ये ओके। तो ये क्या करेगा हमें, जब भी हमें कैलकुलेशन ऐसा लूप में रहेगा, ओके, सर्कुलर से रेफरेंस आता है। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है। मान लो कि एक प्रोडक्ट मेरे पास था, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा था 1000 रुपीज का। ओके, अब उसको मैंने सेल किया कितने में 1500 का मैंने सेल कर दिया। तो अब प्रॉफिट क्या होना चाहिए, अब प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस है। मार्केटिंग कॉस्ट, ओके, पहले हम लोग मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगा, वो 10% किसका होगा प्रॉफिट का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मार्केटिंग कॉस्ट करने के लिए प्रॉफिट का 10%, तो हमने यहाँ पे इंटू 10% लिख दिया। तो अभी जीरो है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ही जीरो है। और प्रॉफिट क्या होगा, विल बी कैलकुलेटेड अपॉन आफ्टर डिडक्टिंग द मार्केटिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या प्रॉफिट निकालने के लिए हम हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस क्या थी, वो सेलिंग से हम एक्चुअल प्राइस निकाल दिए। इसके बाद हमें थर्ड कंपोनेंट क्या निकालना है, माइनस करना है प्रॉफिट निकालने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट को भी। ओके, जैसे ही इसको एंटर करते हैं तो हमारे पास एक एरर शो करता है, और वो एरर क्या बोल रहा है, देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंस where a formula refers to its own cell either directly or indirectly. This might cause them to calculate incorrectly. Try removing or changing these reference or moving the formula to different cell. ओके, तो यहाँ पे एक्सेल ये बोल रहा है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, तो एक्सेल ने यहाँ पे एक सिंबल बना के दिया है हमें।
ओके, तो एक्सेल ने यहाँ पे हमें सिंबल क्या बना के, ये सिंबल बन के हमें आ रहा है। ये सिंबल शो करता है कि पर्टिकुलर ये डेटा जो है, प्रॉफिट वो डिपेंड करता है मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर, और मार्केटिंग कॉस्ट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी प्रॉफिट के ऊपर। तो इस तरीके के एक्सेल को कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही कुछ भी चेंजेस होगा, पॉइंट वन भी कुछ भी चेंज होगा एक वैल्यू के अंदर, दूसरा अपने आप चेंज होगा, जैसे ही दूसरा चेंज होगा अब पहले को वो चेंज करने की कोशिश करेगा, तो ये एक लूप में कैलकुलेशन होने लगती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्सेल के अंदर इटरेटिव फंक्शंस का एक फंक्शन होता है, उस वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑफ होता है। तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो ऑन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस पे, यहाँ पे आपको एक्सेल ऑप्शन में आपको फॉर्मूला टैब के ऊपर जाना है। फॉर्मूला में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। ओके, तो ये इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चेकआउट कर लेंगे। जैसे ही चेकआउट करेंगे तो चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा। ओके, यहाँ पे मैंने ओके किया। तो ओके करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, जो पहले यहाँ पे 0 0 शो कर रहा था और एक सिंबल बन के आ रहा था, वो अभी डिसअपेयर हो गया है, और यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करके हमें मिल रहा है। तो कैलकुलेट क्या हुआ, अगर आप देखेंगे कि हमारा 500 होना चाहिए था आफ्टर मीन्स सेलिंग माइनस एक्चुअल प्राइस, तो अब इस 500 में से 454 रुपीज आपका जाएगा प्रॉफिट में, एंड 45 रुपीज आपका किस में जा रहा है, मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर। तो ये दोनों वैल्यू जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप इन दोनों का सम करेंगे, ओके, इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये हमेशा 500 ही आएगा। क्लियर है? तो ये नॉर्मली एक्सेल के अंदर बहुत रेयर केसेस में आता है इस तरीके के कैलकुलेशन, पर ये भी एक सेल रेफरेंस है कि एक दूसरे को आपस में ही सेल रेफरेंस की तरह पे यूज किया जा रहा है। ओके, इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन मीन्स लास्ट क्या है, 3D सेल रेफरेंस। 3D सेल रेफरेंस कुछ नहीं है, जो भी हमने अभी देखा एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिक्स या फिर सर्कुलर, अगर हम सारे अभी तक हमने क्या किया, सारे जो रेफरेंस ले रहे थे वो इसी सीट के ऊपर ले रहे थे। यहाँ पे हमने क्या लिया, C3 D3 इसी सीट का लिया। एब्सोल्यूट में भी हमने देखा था यहाँ पे C6 CTO जो भी है इसी सीट का था। पर अगर किसी भी कैलकुलेशन के अंदर अगर हम किसी दूसरे सीट का रेफरेंस लेके आए, ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास एक रेट है, और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। ओके, तो मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पर है, रेट यहाँ पर है, पर कितनी क्वांटिटी मैंने सेल की है, ओके, वो इंफॉर्मेशन किसी और सीट के ऊपर है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर। तो कितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सेल की है, वो क्वांटिटी सोल्ड, वो डेटा मेरा किसी और सीट के ऊपर है। तो अगर किसी भी जगह पे हम कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे टोटल ही निकालना है, इक्वल टू मैं लेता हूँ, इक्वल टू लेने के बाद मुझे मल्टीप्लाई, पहले रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे D8 ले लिया, इनटू देता हूँ। मल्टीप्लाई जिससे करना है वो किसी और सीट के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास प्रेजेंट है। तो मैं ऑर्डर पे जाऊंगा, ऑर्डर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सेल रेफरेंस क्या लिया, 30। आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे, यहाँ D8 इंटू ऑर्डर एक्सक्लेमेशन मार्क C4, इसका मतलब क्या हुआ, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप फॉर्मूले को देखेंगे, सॉरी, ओके, यहाँ पे D8 यहाँ पर यूज हुआ है, और जो दूसरा सेल रेफरेंस है वो कहाँ पर है, ऑर्डर सीट के ऊपर, दैट मीन्स सीट नंबर ये ऑर्डर है। ओके, इस सीट का C4 हमने लिया है। हमने इस सीट में ना लेकर के किसी और दूसरे सीट के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर 3D सेल रेफरेंस। एंड 3D सेल रेफरेंस जैसे रिलेटिव एब्सोलूट अपने अकॉर्डिंग
वहां पे हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करके एब्सोल्यूट बना सकता हूँ, मिक्स बना सकता हूँ, और या फिर रिलेटिव बना सकता हूँ, ये डिपेंड करता है हमारा। तो जितने भी 3D, और यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे देखिए D8 D9 हो गया, D10 हो गया ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑर्डर का C4 C5 को ये रेफरेंस में ले रहा है। ओके, तो कैलकुलेशन हमारी क्या हो रही है अभी भी 26। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 399 वाला लेता हूँ, 399, और यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहा है 10 के साथ। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, मीन्स टोटल अमाउंट। तो और यहाँ पे इस डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, नॉर्मल और इसमें। नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं फॉर एग्जांपल C4 को अगर लेते, C5 को लेते, तो वो सिंपल C5 लिख के आता, पर यहाँ पे अगर किसी भी के बाद सीट नंबर लिख के आ रहा है, दैट मीन्स कि ये 3D सेल डिफरेंस है। ओके, so 3D cell reference in Excel allow you to reference the same cell or range of cell across multiple worksheet within a workbook. This type of reference is particularly useful when you have data organized in the same way across several sheets and you want to perform calculation that involve all those sheets. अब इसको शो करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सीट वन, मीन्स पहले सीट का नाम आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, और सेल डिफरेंस C4 C3 सेल डिफरेंस। दूसरा ये हो सकता है सीट वन एंड सीट एन। इसका मतलब क्या होगा कि आपने एक ही टाइम पे कई मल्टीपल सीट को यहाँ पे रेफरेंस में लेके रखा है, ये भी हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू रेट प्लस यहाँ पे मैं एडिशन करता हूँ, और मैं यहाँ पे रिलेटिव में जो भी यहाँ पे रेफरेंस रहेगा, और यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट होल्ड करके एब्सोलूट मिक्स, ये तीनों को मैंने यहाँ पे रेफरेंस में ले लिया। तो यहाँ पे आपको लिख के आ रहा होगा क्या, ओके। तो अभी ये रेफरेंस हमारा एरर है, वो उस पे मत जाना। ओके, फॉर्मूला के ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं कि वहां पे लिख के क्या आ रहा है। यहाँ पे लिख के आ रहा है हमारे पास फॉर्मूला के अंदर D8 प्लस रिलेटिव देन मिक्स। ओके, दैट मीन्स आपका जो भी यहाँ पे P15 सेल रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिलेटिव का भी है, देन उसके बीच में एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट भी, एंड देन मिक्स मीन्स ये तीनों सीट का यहाँ पर आपके पास सेल डिफरेंस P15 यूज किया गया है। ओके, और अगर बस दो ही का लेना हो तो, मतलब एब्सोल्यूट का नहीं लेना और रिलेटिव और मिक्स का ही लेना हो तो? तो उसके लिए आपको बस फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ पे लिया, फॉर एग्जांपल दिस वन प्लस, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेटिव पे जाएंगे, जिस सेल को रेफरेंस लेना है वो हमने लिया, शिफ्ट ना लेकर के हम कंट्रोल होल्ड करेंगे, कंट्रोल पे होल्ड करने के बाद मैं मिक्स पे आकर के यहाँ पे मैंने सेल को लिया और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आपके पास फॉर्मूला क्या लिख के रहा है, D9 प्लस मिक्स का B14। ओके, देन व्हाई दिस टेकन B14, पहले भी हमने वो लिया था क्या। ओके, मिक्स का B14 प्लस रिलेटिव का जो भी हमें लेना है। ओके, तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इसको ले सकते हैं। समझे। ओके, तो ये हमारे पास था 3D सेल डिफरेंस में। अब अगर आपको कन्वर्ट करना हो सेल डिफरेंस एब्सोल्यूट से रिलेटिव, रिलेटिव से मिक्स, मिक्स से नॉर्मल रिलेटिव बनाना है, तो आपको नंबर ऑफ द टाइम्स F4 जो की है वो आपको प्रेस करना होगा। फर्स्ट टाइम जब आप प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस में कन्वर्ट करेगा, A1 से कन्वर्ट होकर के क्या जाएगा, $A $1 में आएगा। जब सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे तो $A $1 से कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, मिक्स सेल डिफरेंस में, जिसमें आपका रो लॉक होगा, फर्स्ट रो लॉक। थर्ड प्रेस में आपका क्या होगा, रो लॉक से कॉलम लॉक हो जाएगा, एंड फोर्थ प्रेस में कॉलम लॉक से आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव रेफरेंस पे आ जाएगा। ओके, तो ये ऑलरेडी
ओके या तो पहले इनिशियली जब भी हम F4 के प्रेस कर रहे हैं तो इनिशियल में क्या होता है A1 करके लिख के आता है। जैसे ही हम लोग फर्स्ट प्रेस करते हैं तो $A$1 करके लिख के आएगा। सेकंड प्रेस में A$1, दैट मीन्स यहाँ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। A$1 का मतलब क्या, मिक्स सेल रेफरेंस है पर यहाँ पे रो लॉक हुआ है। थर्ड प्रेस में हमारे पास क्या होगा, वो भी मिक्स जाएगा पर कॉलम लॉक रहेगा। और फोर्थ प्रेस में क्या होगा, A1, दैट मीन्स अगेन वो रिलेटिव सेल रेफरेंस ओरिजिनल इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। ओके जी, क्लियर है। अच्छा। ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।